लास्ट क्लास रेट ऑफ चेंज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था? 11 तक। ओके, 12 13 से करते कंटिन्यू। 13 नंबर पढ़ो। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circle। तो अगला खुद ही शेप डिक्लेयर कर दिया कि उसको डालने के बाद जो वेव्स उसका में फॉर्म कर रहा है उसका शेप सर्कुलर है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट देके सेंटीमीटर देके पता चल रहा है, अगला एरिया का बात नहीं कर रहा है। सो अगर सर्कल बड़ा हुए जा रहा है क्योंकि प्लस है ना, सो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अगर वो बड़ा होते जा रहा है तो ऑटोमेटिकली रेडियस बड़ा होगा। तो उन्होंने जो दिया है वो है रेडियस का रेट ऑफ चेंज। सो dr/dt दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड at the instant when the radius of the circle is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। कभी कभी ना रेट में इंस्टेंटेनियस रेट बोल के भी लिखा हुआ होता है, डरना नहीं होता, सेम चीज होता है। आप लोग जो ढूंढ रहे हो रेट वो भी इंस्टेंटेनियस है, मतलब एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। ये व्हेन लिखा होता है ना, कि आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हो उसके बाद में वो व्हेन वाली लाइन का वैल्यू पुट करते हो। ये व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो आप डिफरेंशिएशन के बाद में आर के जगह 8 सेंटीमीटर डालोगे। सो दैट इज फाइंडिंग द रेट एट वन पर्टिकुलर मोमेंट, एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट। दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो कभी अगर ऐसा लिखा हो कि फाइंड द रेट और नीचे लिखा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट, फाइंड द रेट अगर अलग से बोला है, मतलब बिना वैल्यू डाला हुआ। और सेकंड में अगर अलग से वापस इंस्टेंटेनियस रेट बोला है, मतलब आर डालने के बाद जो वैल्यू आ रहा है मैं उसका बात कर रही हूँ। क्लियर? अगर नॉर्मली रेट बोला है तो आपको वैल्यू डालना ही होता है अगर प्रोवाइडेड है तो। पर कभी कभी ये वर्ड आपको दिख सकता है। सो इसमें हमें क्या चीज का रेट निकालना है? एरिया का। एरिया किसका लेगा? सर्कल का ही लेगा। सो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एग्जाम में हर बार मेंशन करना कि किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। dA/dt, this will be 2 pi r dr/dt। dr/dt 5 दिया हुआ है, सो 10 पाई आर हो जाएगा। अब हमें वो वैल्यू दिया हुआ है व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया ना, ठीक है? सबका किया हुआ था ना? 14। 14 आपको आई थिंक इकलौता ऐसा सम मिलेगा जिसमें दोनों वेरिएबल लिया जा रहा है। पिछले हम लोग ने 11th और 12th जब करा था तो सिलेंडर का सम था, वॉल्यूम का बात हो रहा था, रेडियस और हाइट दोनों था। तो कभी इन जनरल हम लोगों का रेडियस ऑफ द सिलेंडर कांस्टेंट होता है, बिकॉज चौड़ाई कभी बदलता ही नहीं है सिलेंडर का। तो हम लोग आर कांस्टेंट लेके dh/dt निकाल लेते हैं, dv/dt दिया हुआ रहता है। 12 नंबर सम ऐसा था जिसमें अगला पता नहीं क्यों dr/dt मांग लिया। तो चॉइस नहीं था हमारे पास, एच का वैल्यू अगला दिया नहीं तो हम लोग ने एच को कांस्टेंट खुद ही मान लिया, जबकि वो रॉन्ग है। पर चॉइस नहीं था हमारे पास। ये कोन जब होगा, कोन का वॉल्यूम में भी आर और एच दोनों आएगा। इन अ कोन नीदर आर नॉर एच, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो हमें आर इक्वल टू 2h, आर इक्वल टू h/2, आर इक्वल टू h/3, ऐसा कोई ना कोई रिलेशनशिप चाहिए होता है। वो या तो क्वेश्चन खुद देगा, नहीं तो वो आपको आर और एच दे देंगे कि आर 5 सेंटीमीटर है, एच 10 सेंटीमीटर है। तो एच इज 2r, ऑटोमेटिकली खुद निकाल लो। उसको वैल्यू आप वॉल्यूम में डालते हो टू मेक इट अ सिंगल वेरिएबल। सो यू डोंट डिफरेंशिएट विथ टू वेरिएबल अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में दोनों का रेट दिया हुआ। जैसे अभी जो हम लोग 14 नंबर कर रहे हैं उसमें लेंथ को x और ब्रेथ को y बोला हुआ है, और दोनों का रेट आपको प्रोवाइडेड है। इसका मतलब दोनों को एज अ वेरिएबल ट्रीट करना। अगर ऐसा होता कि खाली dx/dt दे देता और आपसे डायरेक्ट एरिया या पेरीमीटर का वैल्यू मांग लेता रेट का, इसका मतलब जो y है या तो वो कांस्टेंट होगा, अगला क्वेश्चन में ऐसा कुछ फिक्स्ड या कांस्टेंट है ऐसा कोई वर्ड बोलेगा, या उसका वैल्यू दे देगा, या L = 2b ऐसा कुछ बोले। यू विल हैव सम प्रोविजन टू चेंज वन वेरिएबल इनटू अनदर। आप तब तक दो वेरिएबल लेके सम नहीं करते हो जब तक क्वेश्चन में उन दोनों का रेट या कोई एक हिंट नहीं प्रोवाइडेड हो कि दोनों का रेट निकाला जा सकता है, तब तक हम दोनों वेरिएबल नहीं लेते। अब यहाँ पे तो अगला खुद ही बोला द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx/dt डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब -5 होगा। and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute, dy by dt +4 हो गया।
तो दोनों का रेट दिया हुआ है, तो एक्स को भी वेरिएबल रेट करना है, वाई को भी वेरिएबल रेट करना है। पहला पेरीमीटर के बारे में पूछ रहा है, पेरीमीटर विल बी 2l+b, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, 2 dx/dt प्लस dy/dt। dx/dt आपका -5 है और ये 4 है, -2 यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज बोला है, ठीक है, तो पेरीमीटर चेंजेस एट द रेट ऑफ -2 cm/s। ये एमसीक्यू का काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये वाला पर्टिकुलर पेरीमीटर और एरिया मांगा जाता है। सो इसमें आंसर -2 होगा अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ होता पेरीमीटर चेंजेस। और अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर डिक्रीजेस बोला है तो हम लोग नीचे खाली 2 लिखेंगे। तो एमसीक्यू ये सब में ये वाला सवाल में ज्यादा ध्यान देना कि चेंज वर्ड लिखा है या डिक्रीज, क्योंकि ऑप्शन में 2 - 2 बोलो दोनों लिख के दे। ठीक है, so perimeter changes at the rate of -2 cm/s। What do we interpret? कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पेरीमीटर कम होगा। सो विथ एवरी पासिंग सेकेंड द पेरीमीटर रिड्यूसेस बाय 2 cm, अगर इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है तो। ठीक है, एरिया सुनाओ। ये अभी ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ तो एक्स और वाई दोनों को वेरिएबल लेना, क्वेश्चन खुद ही बोला, तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा हम लोगों को। dA/dt x dy/dt प्लस y dx/dt। dy/dt 4 था, dx/dt -5। x और y का वैल्यू शायद दिया हुआ है क्या? व्हेन x इज 8 cm। अब ये भी ध्यान देना, ये सेंटीमीटर पर मिनट था, ये सेंटीमीटर होना ही पड़ेगा। अगर मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलना। एंड y इज 6 cm। सो dA/dt 48 - 30 18 यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्या हुआ? ओ सॉरी, 6। डन हो गया। 15। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 cubic centimeter/second। क्यूबिक सेंटीमीटर से भी हिंट मिल जाता अगर वॉल्यूम नहीं भी लिखा हुआ होता कि ये वॉल्यूम का बात कर रहा है। क्यूब क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होना। तो अभी तो मैं नहीं लिख रही, बट इन जनरल आप बताना, लेट ए बी द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ये सब लिखना। वी बी द वॉल्यूम, ऐसे डायरेक्ट dA/dt dV/dt करके नहीं शुरू हो जाना। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका dV/dt इंक्रीज हो रहा है, सो +9। अब वॉल्यूम दिया और एरिया मांगा है, तो डायरेक्ट वॉल्यूम से एरिया में जाने का तो प्रोविजन है नहीं। क्या करोगे पहले? वॉल्यूम से पहले लेंथ का निकालना पड़ेगा। सो वॉल्यूम इज L³ dV/dt 3l² dL/dt। dV/dt 9 है, सो dL/dt विल बी 3 / L²। हाँ, एक और चीज, आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखेगा यहाँ पे तो, बट एक सवाल होता है, ये वाला जो लाइन है ना, dL/dt = 3 / L², दिस इज एन इक्वालिटी। वी आर मूविंग टू प्रोपोर्शनैलिटी। क्या होता है, इक्वालिटी से जब प्रोपोर्शनैलिटी में जाते हैं तो जितना भी कांस्टेंट होता है उसको हम खा जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे कांस्टेंट खाली एक 3 है, तो 3 हम लोग खा जाएगा। और हम लोग क्या लिखेगा, dL/dt is proportional to, inversely proportional to square of the length। इनवर्सली वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो L है वो डिनोमिनेटर में, स्क्वायर क्योंकि L² है। और हम लोग लिखते कैसे हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/L²। जब आपको स्टेटमेंट में कंक्लूड करना होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज ऑफ द क्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। बेसिकली जो मैंने वो लिखा है। तो आप इक्वालिटी तक तो आपको आता ही है,
बस वो लोग वेरीज वर्ड लिख देगा या प्रोपोर्शनल वर्ड लिख देगा। मतलब आप इक्वालिटी से जब उसमें जाओगे, सारा अगर वहां पे 3a होता, 3k होता, मैं सब उड़ा देती हूँ। जितना कांस्टेंट होता है सारा उड़ा देते हैं, खाली वेरिएबल छोड़ते हैं। अगर वेरिएबल न्यूमरेटर में इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर स्टेटमेंट होता तो यहाँ होता लेंथ चेंजेस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द क्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या वेर इज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, यहाँ नहीं मांगा है, इन एक्स्ट्रा में बोल रहे हैं। अब हमें एरिया ढूंढना था। लेट ए बी द एरिया। एरिया क्या होगा? 6 L² ओपन था क्या? नहीं, ध्यान देना, ये सब होता है। सो dA/dt 12L dL/dt। dL/dt है 3/L², 36/L। L का लेंथ दिया हुआ होगा when L is 10 centimeter। So answer 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नहीं, नहीं, जो भी वेन वाली चीज होती है वो हमेशा डेरिवेटिव के बाद में पूछो, कभी भी पहले पूछो। वो होमवर्क करके आए? डन। 16। 16 से ना आपका सम स्टार्ट होगा। चलो 16 में थोड़ा नॉर्मल है। 16 में आपको कर्व वो लोग बना के दिया। अभी तक क्या हो रहा था, एरिया, वॉल्यूम, ये सब चल रहा था, तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फिक्स फॉर्मूला है, अब डालो उसको डिफरेंशिएट कर दो। 16 में उन्होंने नॉर्मल एरिया वॉल्यूम तो नहीं है, पर उन्होंने इक्वेशन बना के दिए कि y इज इक्वल टू 2/3 x³ + 1। इस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट करना है। फिर आगे बोला है फाइंड द पॉइंट्स, मतलब x, y निकालना है, x कोऑर्डिनेट भी निकालना है, y भी निकालना है। ऑन द कर्व वेयर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब y का जो रेट होगा is twice as fast as the x coordinate, is double the rate at which x changes. So y का रेट इज डबल द रेट ऑफ x। लेकिन रेट किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ये तो बोला नहीं। जब कुछ नहीं बोला है तो टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे। सो y का रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे लिखोगे? dy/dt is double, is twice that of x। यहां से भी सम कर सकते हो, नहीं तो मैंने dt काट दिया। dy/dx इक्वल टू 2। हाँ, अब हमें क्या करना है, इस चीज को यूज करके पॉइंट यानी एक्स और वाई निकालना है। तो ये dy/dx तो हमें क्वेश्चन का कंडीशन से मिला। सेम dy/dx हम और कहाँ से निकाल सकते हैं? इक्वेशन जो कर्व दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू 2/3 x³ + 1, यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं। सो dy/dx 2/3 3x², ये दोनों गया 2x²। dy/dx 2 है फ्रॉम 1, यहाँ से x² 1, x का दो पॉसिबिलिटी है, +-1। हाँ, अब कर्व में डालना है। x अगर 1 है तो कर्व आपको बोल रहा है y विल बी 2/3 + 1 5/3। और अगर x आपका -1 है, y 2/3 -1 का क्यूब तो -1/3। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स विल बी 1, 5/3 और -1, 1/3। दो आंसर आएगा। क्वेश्चन में पॉइंट्स बोला हुआ था तो आना ही था दो। कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब कभी नहीं लिखता हम लोग को, वो नहीं लिख रहे, इंटरवल नहीं लिख रहे हम लोग, तो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। डन। हम्म। हाँ, हाँ, आप नीचे में विद रिस्पेक्ट टू टी करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डन। सो अभी तक जैसे मैंने बोला सब फिक्स्ड फॉर्मूला या क्वेश्चन में इक्वेशन प्रोवाइडेड है। अब जो तीन नीचे के सम्स है, न्यू वैरायटी है, केस स्टडी यूजुअली होता है ऐसा। उसमें क्या होगा, उसको स्टोरी बिल्डअप है। आप पतंग उड़ा रहा है,
वो काइट इज मूविंग, या तो ऊपर जा रहा है या तो राइट साइड जा रहा है, होराइजेंटली मूव कर रहा है तो ऊपर वर्टिकली मूव कर रहा है। तो स्ट्रिंग, हाउ विल यू लीव द स्ट्रिंग, या किस तरीके से आप उसको छोड़ते या ढील देते जाएगा। सपोज हमें कोई स्ट्रीट लाइट के सामने खड़ा है, मेरे ऊपर रोशनी गिर रहा है तो मेरा शैडो दिखेगा। एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो इज डिफरेंट। कभी शैडो लंबा होता है, कभी शैडो कम होता है, इवन तो द पर्सन इज ऑफ द सेम हाइट। सो हम सपोजिंगली स्ट्रीट लाइट के नजदीक जा रहे हैं, तो मेरा लेंथ ऑफ द शैडो में क्या फर्क आएगा, बढ़ेगा कमेगा। मैं स्ट्रीट लाइट से दूर जा रही हूँ, एंगल बदलेगा, तो मेरा जो लेंथ ऑफ द शैडो का वो भी बदलेगा, बढ़ रहा है या कम हो रहा है और कैसे बढ़ रहा है, किस रेट में बढ़ रहा है। सो इस तरीके का, सपोज इस दीवार पे सीढ़ी लगाया हुआ है, मैंने सीढ़ी को नीचे से टाना, सो ऑटोमेटिकली ऊपर से वो नीचे ही आएगा ना, सीढ़ी तो लंबा होगा नहीं। सो उस केस में आपका सीढ़ी कितना दूर जा रहा है, या ऊपर से कितना नीचे आ रहा है, या कितना ऊपर जा रहा है, ऐसा कोई स्टोरी बिल्डअप क्वेश्चन का। तो जब भी स्टोरी बिल्डअप क्वेश्चन होगा, हमारे पास कोई फिक्स फॉर्मूला तो होगा नहीं एरिया वॉल्यूम वाला। तो हम क्या करेंगे, हम दो चीज का हेल्प लेंगे। either will be using Pythagoras theorem if in the diagram that we draw there is only one triangle, और अगर डायग्राम में दो ट्राइंगल है तो हम यूज करेंगे सिमिलर ट्राइंगल। हमें सिमिलैरिटी दिखाना नहीं है, हर सिमिलर ट्राइंगल का सेम कंडीशन होगा हमारे केस में, एक एक 90 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल कॉमन होगा। So it is always going to be similar by the property angle angle. We never need to show it. We'll directly write they are similar. ठीक है। सिमिलर होने से क्या होता है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर विल बी बेस बाय बेस। हाँ या ना। तो उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। जैसे यहाँ तो उन्होंने दे दिया था y = 2/3 x³ + 1, अब तो नहीं देगा, अब तो वो लोग खाली एक स्टोरी बोले, तो स्टोरी से हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर दो ट्राइंगल है तो आपका वो सिमिलैरिटी का जो प्रोपोर्शनल होता है वो एक इक्वेशन बन जाएगा जिसको डिफरेंशिएट करेंगे। या फिर अगर सिंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। ये दो चीज हमें इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगा व्हेन इट इज नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो ऑफ एरिया वॉल्यूम। ठीक है। अब स्टोरी में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे पता चलेगा सिंगल ट्राइंगल है दो ट्राइंगल है। when we are talking about two different objects, they are moving towards or away from each other, it will usually lead to two different triangles similarity. And if we are talking about only one substance, let's say हम काइट उड़ा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, काइट या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट, इट्स अ सिंगल डायग्राम। लेकिन सपोज हम है और यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है, हम या तो स्ट्रीट लाइट के नजदीक जा रहे हैं, हम स्ट्रीट लाइट से दूर जा रहे हैं, उससे मेरा शैडो भी फर्क पड़ रहा है। सो वी आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इट विल बी टू ट्राइंगल्स। ऑटोमेटिकली अभी डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे। So we'll talk about shadow, we'll talk about ladder, we'll talk about kite question. And kite is usually one of the most common case study question in rate of change. Question number 17, पढ़ना है, खाली पढ़ना है। सुन लिया। ये जोर से बोलता कि मैम सुना हो या नहीं सुना हो, क्या बुक नहीं लाए, तो हम बताते कि हम सुन लिया है। क्लास क्लास भेजा था मैंने। पढ़ लिया क्या 17? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ इतना अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। तो एक लैम्प पोस्ट है, एक आदमी है, फिर वो आगे पीछे कुछ कर रहा है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। अभी चीज कॉमन है, अगर हम लोग चल रहे हैं, पीछे सन है, तो हम लोगों का शैडो हमारे सामने होगा। हम अगर उस तरफ जा रहे हैं जहां पे सन दिख रहा है आपको, तो हमारा शैडो हमारे पीछे होगा। सो द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लाइट कम्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेयर द शैडो अपीयर्स। तो अगर लाइट मेरे पीछे है तो शैडो मेरे आगे होगा, लाइट मेरे फ्रंट में आ रहा है तो शैडो मेरा पीछे बनेगा, आई वोंट बी एबल टू सी द शैडो। ठीक है। सो इफ दिस इज द लैम्प पोस्ट, रुक जाओ, अगर ये लैम्प पोस्ट है और सामने आदमी है, दिस इज द लैम्प, दोनों का हाइट वाइट दिया हुआ है। अब लैम्प पोस्ट में तो यही बल्ब होगा, यहाँ से रोशनी आ रहा है, सो यहाँ से शैडो जब जाएगा वो ऑपोजिट साइड यानी फ्रंट में जाएगा बंदा के। हाँ या ना। तो ये अगर आदमी है, जब इसका शैडो बनेगा तो ये टिप जो है वो उसका सर होगा। हाँ या ना। सो दिस इज गोइंग टू बी द हेड यानी टिप ऑफ द शैडो। ओके।
सो लेट ए बी द लैम्प पोस्ट, पी क्यू बी द आदमी, आर इज द टिप ऑफ द शैडो, जो सर है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है, द मैन वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। ये अगर मेरा लैम्प पोस्ट और ये आदमी है, ये अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट जा रहा है, डायरेक्टली एक चीज इफेक्ट हो रहा है क्या? डायरेक्टली इट्स अ रिजल्टिंग इफेक्ट, शैडो। शैडो रिजल्टिंग इफेक्ट है मेरा आगे पीछे जाने का। क्यों? मैं डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है, उसके वजह से एंगल बदल रहा है, क्योंकि एंगल बदल रहा है इसलिए शैडो बदल रहा है। तो वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना, डायरेक्ट तो नहीं है। तो अगर ये बंदा डायरेक्ट इधर या इधर जा रहा है, नजदीक जाओ या दूर जाओ, क्या चीज डायरेक्टली बदल रहा है? दोनों के बीच का डिस्टेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट डायरेक्टली इज कनेक्टेड। तो जो उन्होंने रेट बोला है हमें 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंजिंग, बिटवीन द लैम्प पोस्ट एंड द मैन। जो मेरे डायग्राम में कौन है? बीक्यू। बीक्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द लैम्प पोस्ट। तो बंदा लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, तो बीक्यू का लेंथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? तो मैंने इसको एक्स नाम दिया, क्यों? क्योंकि इसका रेट हम लोग दिया है। हम लोग नीचे लिखेगा गिवन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू +5। हाँ ना? फिर नीचे में जाके शैडो का लेंथ मांग लिया। कौन है मेरा डायग्राम में लेंथ ऑफ द शैडो? क्यू आर। तो अब इसका लेंथ ढूंढना है, इसका रेट ढूंढना है, तो इसको भी नाम देना पड़ेगा। हो गया मेरा दो वेरिएबल, इससे ज्यादा वेरिएबल लेने का हम लोग का हिम्मत ही नहीं है। तो अब मुझे एक्स और वाई का क्या चाहिएगा? इक्वेशन चाहिएगा। हाँ। क्यों? ताकि मैं दोनों को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूं। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू डाल देगा 5, डी वाई बाई डी टी का निकल जाएगा उसमें से। हाँ या ना? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्टी डायग्राम, उसके बाद कुछ नहीं है, बहुत इजी है नीचे का चीज। तो अब यहाँ पे क्या क्या गिवन था हम लोगों के पास? ये 6 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये एक्स मीटर, ये वाई मीटर। ठीक है। हाँ ना? डायग्राम बनाओ, मैं स्टेटमेंट दूँ। बोलो। लेट ए बी द लैम्प पोस्ट, let AB be the lamp post and PQ be the man, PQ be the man standing at a distance of, standing at a distance of X meter, X meter from the lamp post. Let AB be the lamp post and PQ be the man who is standing at a distance of X meter from the lamp post. Full stop. Let Y be the length of the shadow. Let Y meter be the length of the shadow of the man. Given, given हम लोग को लैम्प पोस्ट का हाइट पता है 6 मीटर, हमें पी क्यू मैन का हाइट पता है 2 मीटर, और क्या पता है? डी एक्स बाई डी टी इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ना, अभी मेरे को एक चीज बहुत सीरियसली स्ट्राइक हो रहा है कि सब कुछ मीटर में था, रेट अकेला है जो किलोमीटर पर आवर में। हाँ या ना? तो ऐसा लग रहा है कि बदलने का जरूरत हो सकता है। एक बार होल्ड करते हैं वो थॉट को, रुक जाओ। सो वी नो ट्राइंगल सिमिलर है। कौन कौन? दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला है, ये बनाने का जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए। ये 6 है, और ये नीचे का x+y हो जाएगा पूरा का पूरा। और ये छोटा पी क्यू आर, ये है 2, और ये है y। इन दोनों में ये 90, और एंगल आर कॉमन है, एंगल एंगल से सिमिलर हो गया। दिखाने का जरूरत नहीं आप लोगों के लिए। सो हम लोग सिमिलर ट्राइंगल से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर परपेंडिकुलर में बड़ा वाला ट्राइंगल ऊपर था, तो बेस में भी बड़ा वाला ही। द न्यूमरेटर विल बी शेयर्ड बाय द सेम ट्राइंगल, द डिनोमिनेटर विल बी शेयर्ड बाय द सेम ट्राइंगल, विच एवर द ट्राइंगल इज। बड़ा बाई छोटा लिखो, छोटा बाई बड़ा लिखो, लेकिन न्यूमरेटर में पूरे में एक ही ट्राइंगल आएगा, पूरे डिनोमिनेटर में दोनों में एक ही ट्राइंगल आएगा। ऐसा नहीं कि कभी किसी को ऊपर लिख दिया, कभी किसी को ऊपर लिख दिया, ये नहीं चलेगा। सो ट्राइंगल
ए बी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने ए बी आर पहले लिख दिया तो सब कुछ उसका ही पहले हो। सो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल बेस बाय बेस। 3y इक्वल एक्स प्लस वाई, 2y इक्वल एक्स। बन गया इक्वेशन, एकदम छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन। dx बाय dt पता है, dy बाय dt अपने को ढूंढना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ट्वाइस dy बाय dt इक्वल dx बाय dt। dx बाय dt हमें 5 दिया हुआ है शायद। ओके, एक मिनट, मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया? मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं कर रही? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो। मैं रेट तो कभी नहीं बताऊंगी। अगर रेट किलोमीटर पर आवर में है तो कायदा बनता सबको किलोमीटर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, मैंने क्यों नहीं करा? अगर मैं 6 मीटर को किलोमीटर में करती हूँ तो 22,000 करूंगी, इसको भी 22,000 ही करूंगी, तो ऐसे कट जाएगा। व्हाट्स द पॉइंट? जस्ट बिकॉज इट वॉज रेशियो। यही अगर पाइथागोरस थ्योरम होता, उसमें तो रेशियो नहीं होता ना, उसमें तो प्रॉपर एक इक्वेशन होता है। उसमें अगर ऐसा होता तो बदलना पड़ेगा, सारे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट किलोमीटर पर आवर। समझ आए? ये क्योंकि रेशियो था, इन रेशियो मीटर बाय मीटर करो या किलोमीटर बाय किलोमीटर करो, फर्क नहीं पड़ता है, बोल के मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, 5/2 किलोमीटर पर। तो शैडो प्लस आया, इसका मतलब शैडो बढ़ रहा है। तो क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। सो इसका कंक्लूजन होगा लेंथ ऑफ द शैडो, length of the shadow increases at the rate of 5/2 kilometer per hour. डन सबका? एक और सवाल इसमें पूछा नहीं, एग्जाम्पल में है वो, हाउ विल द टिप ऑफ द शैडो मूव? व्हाट इज माई टिप ऑफ द शैडो? आर। तो आपका शैडो मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली सर जहां पे होगा वो टेन, वो भी तो लैंप पोस्ट से दूर आगे जाएगा। तो आर का मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम लोग, सबको विथ रेस्पेक्ट टू लैंप पोस्ट ही किया है। तो आर का मूवमेंट कैसे होगा वो भी हमें निकालना है। अगर बोला होता हाउ विल द टिप ऑफ द शैडो मूव, तो क्या ढूंढते? किसका? नहीं, बी आर कर लेते, क्योंकि आर आपका टिप ऑफ द शैडो दैट इज ओके, पर मैं उसको क्यों आदमी से क्यों मेजर करूंगी? मेरा सारा मेजरमेंट किससे हो रहा है? लैम्प पोस्ट, क्योंकि वो मेरा शैडो बना रहा है ना। तो सारा मेजरमेंट लैम्प पोस्ट से होगा। तो आर का लैम्प पोस्ट से डिस्टेंस क्या है? व्हाट विच इज एक्स प्लस वाई। तो हमें टिप ऑफ द शैडो अगर बोला है तो हमें एक्स प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करना होगा। राइट, करने नहीं बोला, जस्ट देख लो। अगर क्वेश्चन में बोलता टिप ऑफ द शैडो के लिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई करते हैं। डिफरेंशिएशन का पहला ही रूल क्या था? प्लस है तो अपना अपना डिफरेंशिएशन होगा। सो डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी है 5, डी वाई बाई डी टी 5/2, 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर पर। एओडी में हम ज्यादा डेसिमल नहीं खेलते, फ्रैक्शन में भी छोड़ता तो चलता। सो इसका कंक्लूजन इंक्रीज डिक्रीज तो बोल नहीं सकते। तो टिप ऑफ द शैडो क्या हो रहा है? प्लस आया, इसका मतलब लैम्पपोस्ट से दूर जा रहा है। सो टिप ऑफ द शैडो मूव्स एट द रेट ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। पॉजिटिव है मतलब दूर जा रहे हैं, नेगेटिव होता मतलब पास आ रहा है। समझ आए? ये पूछेगा तो क्लियर है सबको? अगर इसी सम में, जैसे ये तो बंदा लैम्पपोस्ट से दूर गया था, अगर ये लैम्पपोस्ट के नजदीक जाता है द सेम रेट तो क्या लिखते? डी एक्स बाई डी टी वुड हैव बीन -5। तो डी वाई बाई डी टी भी मेरा नेगेटिव आता क्योंकि शेडो भी डिक्रीज होता। टिप ऑफ द शेडो भी फिर माइनस में आता, वो भी नजदीक जा रहा होता। एवरीथिंग वुड हैव कम आउट टू बी नेगेटिव। बोलो।
अगर लेंथ ऑफ द शैडो बोला है तो क्यू आर, टिप ऑफ द शैडो बोला है तो पूरा बी आर। सबको समझ आया ये? हम्म। एग्जाम्पल में सेम सम है, उसमें ना माइनस नहीं लिखते, वो रॉन्ग है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, अगर पढ़ो। अ मैन 2 मीटर टॉल, मैन का हाइट दिया हुआ है 2 मीटर, वॉक्स एट द रेट ऑफ 1/2/3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट। अगर स्ट्रीट लाइट के तरफ जा रहे हो तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल डिक्रीज, तो dx/dt क्या होगा, माइनस होगा, उन्होंने लिखा नहीं। dx/dt विल बी -5/3। तो ऑटोमेटिकली आपका ये सेम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वेशन बनेगा, एग्जैक्ट सेम है। dy/dt भी माइनस आएगा, सो लेंथ ऑफ द शैडो इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। टिप ऑफ द शैडो दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 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 ही आना है, तो वापस से वो भी नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स इट मूव्स टुवर्ड्स द लैम्प पोस्ट। सब कुछ माइनस आएगा, इस पूरे में वो लोग ने माइनस ही पूरा गायब कर रखा है। ठीक है, आंसर सब सेम है, बस उनका माइनस का साइन गायब है। एग्जाम क्लियर है? सुना मैंने क्या बोला? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। आप लोग पहले थोड़ा सा इमेजिन कर लो डायग्राम कैसा होगा, देन आई ड्रॉ। ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, खाली सोचना। ठीक है, बस मेरे को दो चाहिए नहीं, एक ही तो ऑब्जेक्ट है काइट, मेरा काम उसी से बन जाएगा। ठीक। सो अ काइट, पढ़िए का थोड़ा सा डिकोड करने का ट्राई करते हैं। अ काइट इज 120 मीटर हाई, इसका रफ बना रही हूँ, हाँ फ्लेयर नहीं बना रही। तो ये 120 मीटर का हाइट पे है, एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। अब अगर काइट उड़ाओगे तो आप तो टेढ़ा ही उड़ाओगे ना, थोड़ी सर के ऊपर जाता है वो, इट विल ऑलवेज बी अ स्लैंटिंग वन। सो ये मेरा स्ट्रिंग है, हाँ या ना? ये 130 मीटर बोल ही दिया, हाँ या ना? तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, इट गिव्स मी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरे को परपेंडिकुलर पता है, मेरे को हाइपोटेनस पता है, बेस भी निकाल लेते हैं। तो तीनों ही निकल गया, तो कुछ भी वेरिएबल बचा ही नहीं, सब तो कांस्टेंट हो गया, हाँ या ना? इसका मतलब जो उन्होंने फर्स्ट लाइन में मेरे को वैल्यू दी है, ऑल द वैल्यूज आर नॉट कांस्टेंट, कुछ एक पर्टिकुलर मोमेंट का है, जो जैसे व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर वाला चीज होता है, उसमें से कोई एक वैसा है। अब हमें वो खुद फिगर आउट करना है कि 120 और 130 में कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा एक पर्टिकुलर मोमेंट का वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द काइट इज मूविंग हॉराइजेंटली, अब देखो, काइट मूव कर रहा है नॉर्मली तो ऊपर साइड कहीं पे भी जा सकता है, पर इन्होंने बोला है कि काइट इज मूविंग ओनली हॉराइजेंटली। इसका मतलब ऊपर नीचे जाना काइट को अलाउड नहीं है, और ऊंचा नहीं जा सकता वो, इट कैन ओनली मूव लेफ्ट और राइट। ये मूवमेंट हो रहा है, राइट, ये मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो अगर ये मूवमेंट अलाउड नहीं है तो क्या कांस्टेंट हो गया, हाइट फिक्स हो गया। हाइट ऑफ द काइट इज फिक्स टू बी 120 मीटर, हाँ या ना? ये फिक्स हो गया हम लोगों का, ये नहीं बदलेगा। पर क्या बदल रहा है, ये काइट इधर और उधर जा सकता है, हाँ या ना? कुछ नहीं बोला है तो दूर ही जाएगा, हाँ या ना? तो अगर काइट ऐसे जा रहा है डायरेक्टली, कौन सा लेंथ बदल रहा है मेरे डायग्राम, बेस बदल रहा है, हाँ या ना? तो बेस को लिया x मीटर, ये स्ट्रिंग है l मीटर। अब ऑब्वियसली अगर काइट ऊपर नीचे जाओ या इधर उधर जाओ, रस्सी तो लंबा छोटा करना ही पड़ता है, हाँ या ना? तो रस्सी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता अगर आप काइट उड़ा रहे हो। अग्री? सो एल इज अ वेरिएबल, और क्योंकि काइट हॉराइजेंटली मूव कर रहा है तो हॉराइजेंटल डिस्टेंस इज ऑल्सो वेरिएबल। एक्स भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है। एक का रेट दिया हुआ है, दूसरा का रेट हमें निकालना है, जैसे अभी किया था। क्या दिया हुआ है, द काइट इज मूविंग हॉराइजेंटली एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड। किसका, एक्स का दिया हुआ है, dx/dt विल भी कुछ नहीं बोला है तो प्लस ही ले रहा है, प्लस 5.2 ले लिया। हमें dl/dt निकालना है, हाँ या ना? व्हेन व्हेन I need to find dl by dt when L is 130 मीटर। हाइट तो फिक्स्ड है, वो तो मैं ऐसे भी कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ, तो बदल ही नहीं रहा, तो वो तो हम पहले ही डाल देगा।
लेकिन ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 130 मीटर दिया हुआ था, ये तो बदल रहा है ना। अगर काइट दूर जा रहा है तो रस्सी ज्यादा लंबा चाहिएगा, काइट पास में है तो रस्सी कम चाहिएगा, हाँ या ना। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज वेरिंग। तो हम लोग जब डिफरेंशिएट कर चुके होंगे उसके बाद में अगर एल बचा तो हम लोग एल में 130 डालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, राइट? तो एक नहीं डालेगा, अगला वैल्यू ही नहीं मांगा तो जरूरत क्या डालने का फिर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? सो दैट्स माय डायग्राम। बोलिए। हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बोलता तो हाइट मूव हो रहा हो, और डीएल बाई डी टी तो मांगा है तो वही देना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है। सो डीएक्स बाई डी टी हमें क्वेश्चन में 5.2 दिया हुआ है। एक बार रुक जाओ, मैं तो मिटा दूंगी। तो ये डायग्राम देख के कौन सा चीज यूज होगा? पाइथागोरस सिंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक बार रुक जाओ, प्लीज मत छापो। बोलो। एल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। अग्री कर रहा हूं? नॉर्मल केस में हम क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2l dl बाई डी टी इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी, टू टू तो कट गया। एल डी एल बाई डी टी एक्स, ये 5.2 है। एल तो दिया हुआ है, यहाँ डाल भी दोगे फिर भी एक प्रॉब्लम है क्या? एक्स तो नहीं दिया, क्या करें? ऐसे आंसर में तो एक्स नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि मेरा लिया हुआ है, क्वेश्चन को तो मालूम ही नहीं है एक्स क्या है। अब स्टक, थिंक। पाइथागोरस है ना, तो हमें एल दिया हुआ है, हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में एक्स भी तो फिक्स कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाएगा। तो जब एल 130 है, हाइट तो फिक्स्ड है 120, उस टाइम पे एक्स क्या होगा वो हम पहले रेडी करके आएंगे, ताकि डिफरेंशिएट करने के बाद में जिस मोमेंट पे आप एल डालोगे वहां पे मेरा एक्स भी डलने को रेडी होगा। सो ये हर बार करना है जब पाइथागोरस होगा। सो व्हेन यू वर्क सच अ सम, अगर आप पहले से एक्स ढूंढ के होगे, इट शोज कि आपको मालूम ही था कि सम कहाँ जाएगा। सो दैट शोज कि इसका ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं। सो व्हेन यू राइट अ पेपर, व्हेन द टीचर, इवन हम लोग जब इतने सारे बच्चों का पेपर चेक करते हैं, हमें तो नाम दिख रहा है, हमें पता कौन कितना पढ़ता है, सो ऑटोमेटिकली दैट माइंडसेट ऑलवेज कम्स, आई गई। अब जब आप बोर्ड्स लिख रहे हो तो वो माइंडसेट तो नहीं हो सकता, दे डोंट नो यू पर्सनली। सो देर आर सर्टेन थिंग्स बाय विच यू प्ले विद द माइंड ऑफ द टीचर। शुरू में कुछ रॉन्ग नहीं करना, कुछ जगह छोड़ छोड़ के लिखता है ना आप लोग, हर सम का जगह छोड़ दिया फिर सडनली कुछ हुआ, ये सब नहीं करना। भयानक काटाकुटी करता है आप लोग, पूरा एकदम काट रहा है फिर थोड़ा लिख रहा है, फिर काट रहा है फिर थोड़ा लिख रहा है, ये सब हरकत कम होता है शुरू में एटलीस्ट। दैट शोज दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब राइट 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 होता है, सो वी टेंड टू इग्नोर अ लिटिल माइन्यूट डिटेल्स। तो हम लोग ऊपर ऊपर से जाते हैं until unless we are getting 100। 80 और 80 मिल रहा तो अलग बात है, तब हम लोग रिविजिट करेगा कि ढंग से देखो भाई इसको। अदरवाइज वी वोंट रिविजिट, विल नेवर रिविजिट, कभी भी। इसलिए जब आप पेपर लिखते हो, आप लोग, हम लोग, मैंने जब चेक भी किया, शुरू में पहला ही सम रॉन्ग है लोगों को। मतलब मुझे मालूम है कि यही अगर रॉन्ग है तो आगे तो काटना ही है। सो द माइंडसेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फिर हम स्ट्रेस भी नहीं देते, हमको पता है थोड़ा सा भी रॉन्ग है, स्टेप मार्किंग भी नहीं दी हम किसी किसी को इरिटेशन के मारे। भाई शुरू से भयानक कचरा किया हुआ है कॉपी में, कहीं मेजोरिटी काटा हुआ है, बीच में 2 3 लाइन लिखा हुआ है। सो इरिटेटेड मी, या प्लेड विथ मी इन अ रॉन्ग वे, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स कट रहा है। यही आपका कुछ लोगों का कॉपी है जो भले उतना लिखा नहीं हो लेकिन लिखा बहुत सुंदर है, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा भी लिखा तो मैंने स्टेप मार्किंग दिया। इट हैपेंस, हम सबका 100 150 कॉपी चेक कर रहा था, तो हम तो 100 पे, वो लोग लाखों पे होगा। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। तो पहले वही लिखो जो आता है, ऐसे सम्स जिसमें प्री प्लान्ड होता है, दैट शोज दैट यू आर गुड स्टूडेंट, यू न्यू हाउ द सम विल अनफोल्ड। तो इस तरीके से आप खेल सकते हो थोड़ा टीचर्स के साथ। फिर नहीं भी आता तो थोड़ा उल्टा पुल्टा करेगा, जैसे कुछ लोग का प्रूव दैट है नहीं, पर लास्ट का लाइन है प्रूव्ड, पर शुरू में इतना कांड किया हुआ कि हम देखा उसको, तो एक दो दिन तो हंस चुका है तो उनको पता है उन्हीं का कॉपी है वो। तो आई हैव कट दोस्त सम बिकॉज मेरे को मालूम है कि यहाँ से ये लाइन डायरेक्ट आ ही नहीं सकता, खाली हम लोग को मालूम है ये आंसर लाना है तो नीचे हेंस प्रूव्ड आ गया है। सो यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट हाउ यू राइट द पेपर, और अब तो लिखना ही पड़ेगा, द नेक्स्ट एग्जाम इज योर प्रीलिम्स। सो स्मार्टली लिखो। सो अब जैसे ये सम है,
हम लोग जब करेंगे होपफुली, मैं ये वाला पोर्शन शुरू में करूंगी नहीं, मैं इसको नहीं लिख के यहाँ पे मार्क कर रखा है, मैं पहले एक्स निकालूंगी। अब लिख सकते हो, व्हेन एल इज 130 मीटर, 130 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। आप स्क्वायर खोल भी सकते हो, आई पर्सनली प्रेफर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी 250, ए माइनस बी 10, 2500, विच इज 50 का स्क्वायर, एक्स 50 आ गया। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग वन वी गेट यहाँ से स्टार्ट करूंगी। उसको फिर से डिफरेंशिएट करा, मेरे पास एक्स का वैल्यू भी रेडी है, डायरेक्टली पुट द वैल्यू। तो 5.2 इंटू एक्स भी हमारा 50 मीटर आ गया। सो डी एल बाई डी टी, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। So length of the string is paid out at the rate of 2 meter per second. A square minus B square लगा। डन, सबका हुआ। हाँ ना। अब इसमें क्या हो रहा था, आपको जो बंदा पतंग उड़ा रहा है, काइट उड़ा रहा है, उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं हुई। ऐसा हो सकता था कि काइट 120 मीटर का हाइट पे जमीन से, और मैं 50 मीटर की बिल्डिंग पे खड़ी। पॉसिबल? एट दैट मोमेंट क्या करती है, हो गया। तो ये अगर मेरा काइट का हाइट है, ये बिल्डिंग भी तो होता साथ में। ये 50 मीटर है, ये 120 मीटर है, पर हम लोग तो स्ट्रिंग यहीं से उड़ाते। हाँ या ना? तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल तो खाली ऊपर में बनता, तो ये 70 हो जाता, ये एक्स होता और ये एल होता। हाँ या ना? ऐसा ही सम है एग्जाम्पल नंबर 17, करोगे? खाली ये वाला ही फर्क है। एग्जाम्पल नंबर 17, बना डायग्राम? प्लीज देख देख के नहीं करना, हाँ। So a kite is moving horizontally at the speed of at the height of 151.5 मीटर। सामने बंदा खड़ा है जिसका हाइट है 1.5। तो हम लोग तो अपने हेड के लेंथ पे ही पतंग उड़ाओगे ना। सो ऑटोमेटिकली ये 1.5 वाला चीज चला जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 150। ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ये एक्स हो गया। बाकी तो पूरा पोर्शन सेम ही होगा हम लोगों का। सो पाइथागोरस से एल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, ये क्या है? व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट, ये क्या है?
बंदा, काइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, व्हेन एल इज 250 मीटर। 3 + b 400, a - b 100, 200 आएगा। डिफरेंशिएटिंग वन, 2l dl/dt, 2x dx/dt। टू गया, एल में 250, एक्स 200, dx/dt कितना था? 10। सो dl/dt 2000/250, 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी हॉरिजॉन्टल था, इसलिए dx/dt गिवन था। आया? कोई दिक्कत? सबको समझ आया? 19 एक्सरसाइज का। अब वापस ज्योमेट्रिकल शेप्स में आ गए हम लोग। ओके, ऐसा एक और है, कर लो पहले एग्जाम्पल नंबर 15, बिना स्टोरी का, बिना एरिया वॉल्यूम का। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग। अब कुछ कुछ आगे बोला, लैडर का लेंथ तो कभी नहीं बदलेगा। अब वो तो जिस लेंथ का अगला उसी लेंथ का रहेगा, तो पक्का वो तो कांस्टेंट है ही है। उसके अलावा जो भी दिया हुआ रहेगा वो सारा क्या होगा? वेन, राइट? सो a ladder 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अगर ये मेरा वॉल है, लैडर तो हमेशा टेढ़ा ही खड़ा करते हैं, हाँ या ना? अग्री कर रहे हो? सो दैट्स योर लैडर, लेंथ 13 मीटर। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। हो क्या रहा है? ये सीढ़ी का ये वाला चीज को मैंने नीचे करा, टान दिया। ऑटोमेटिकली एक चीज तो ऑब्वियस है, क्या? ये वाला चीज कहाँ जाएगा? नीचे आएगा, क्योंकि लैडर का लेंथ तो फिक्स्ड है। अगर नीचे से उसको टानोगे, अगर ये आपका था, अगर आपने नीचे से इसको टाना, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर से तो नीचे किसके गए? स्लाइड करेगा ही, राइट? तो अगर आपको बोला भाई यहां से मैं अवे ले जा रही, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसका रेट दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ये वाला हाइट कम हो रहा है, इसका लेंथ हमें निकालना है। क्लियर? सो ये हो गया हम लोगों का एक्स, और ये हाइट ऑफ द वॉल एट दैट मोमेंट इज वाई। गिवन है dx/dt 2 मीटर पर सेकेंड। हमें dy/dt निकालना है व्हेन, how fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 5 मीटर away from the wall? foot of the ladder ये है, ये आपका वॉल है, इट इज 5 मीटर अवे, मतलब क्या दिया हुआ है? व्हेन एक्स इज 5 मीटर, तो हम क्या करेंगे? पहले वाई निकाल के रेडी रखेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ तो पाइथागोरस से लगने वाला है, आया ना? बाय पाइथागोरस थ्योरम। वाई इज 12, डिफरेंशिएटिंग वन,
एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी। टू तो कैंसिल हो गया, सारी वैल्यूज डाल दो। एक्स है 5, डी एक्स बाई डी टी 5, वाई है 12। सो डी वाई बाई डी टी 25/12। कुछ रॉन्ग किया मैंने, रेट 2 था। 5/6 मीटर पर सेकेंड। और माइनस होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। वो 19 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। दोनों 19 और 20 कोण का सम। कोण में आर और एच दोनों होता है, तो दोनों ही फिक्स नहीं होता है। सो क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट उन्होंने आर और एच का रिलेशनशिप दिया होगा, या आपको खुद को बना के उसको रिप्लेस करना होगा। बट बिफोर डिफरेंशिएटिंग वी नीड टू बी श्योर दैट इट इज वन वेरिएबल। Question number 90. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone. Considering कि हवा से कुछ भी नहीं हो रहा, जितना मिट्टी गिर रहा है उतना का उतना तरीके से आपका कोन बने जा रहा है। तो कोन का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि कोन तो फॉर्म हो रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। सो dv by dt फॉर कोन विल बी +12। हाँ या ना? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr² h। आर और एच दोनों है, मैं वहां पे तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकती, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। द फॉलोइंग सन फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो एच को आर में या आर को एच में बदलने का प्रोविजन उन्होंने खुद ही नहीं दे दिया। किसको बदलेंगे, कैसे पता चलेगा? नीचे क्या मांगा है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब ढूंढना क्या है? dx बाई dt। तो क्या नहीं होना चाहिए? आर। सो आर का वैल्यू रिप्लेस होगा। कोन में हो गई, यहाँ तो खुद दिया है, जैसे 20 में नहीं दिया है तो हमें बनाना पड़ेगा खुद से। तो सबसे पहले 19 में dv बाई dt +12 है, हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस, पर हमें तो आर का वैल्यू चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। आर के जगह 6h। 36 आएगा, 3 से कट गया 12। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सिंगल वेरिएबल हो गया ना, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट। अगर आर और एच दोनों होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। ये सेम हरकत है मैक्सिमम मिनिमम में भी करें। इन मैक्सिमम मिनिमम ऑल्सो आई डोंट वांट, आई नेवर एवर वांट टू वेरिएबल। हम लोग का मेन जॉब ही है उसको सिंगल वेरिएबल करने का, जैसे यहाँ किया, सेम हरकत करना। सो डिफरेंशिएट dv बाई dt। 12 और पाई तो कांस्टेंट है, 3h² dh बाई dt। dv बाई dt का वैल्यू डाल दो। सो dh बाई dt विल बी 1/3 πh²। h का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। सो 1/48 π यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, क्या किया? ये ठीक है। और हाँ ना, 20 ट्राई करो।
सेम है, हल्का सा मेहनत। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। हो गया। 20। आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ द कोन इज 4 मीटर, रेडियस इज 2 मीटर। पर कोन में ना तो रेडियस कांस्टेंट है ना हाइट कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे h/r, r/h कुछ भी करके रिलेशन निकालना है हमें। सो दिख रहा है कि h इज इक्वल टू 2r, पर हमें रेडियस हटाना है, हाइट का रेट मांगा है। सेम dv/dt दिया हुआ है 0.75 क्यूबिक मीटर पर मिनट। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h, h/2। तो πh³ बाई 12, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dv/dt 3πh² बाई 12 इंटू dh/dt। dv/dt 0.75 दिया हुआ है। सो dh/dt 25 3 25 4 और 4 भी गया, 3/πh²। h कितना है? 1.5। 2.25, 300/225, 4/3 पाई यूनिट मीटर पर मिनट। आया? सॉरी, नहीं, 1.5 h। वो तो शुरू में दिया हुआ था, फिर तो कम हो गया। आया? एग्जाम्पल नंबर 10, इकलौता सम आइसोसेलेस ट्राइंगल का। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है व्हेन हाइट इज 1.5 मीटर, डेप्थ ऑफ द वाटर। ये अगर आप, ये कौन है, आप पानी अगर भर रहे हो उसमें, यहाँ पे पानी भर रहा है, तो हाइट तो यही होगा, तो डेप्थ ही हाइट हो गया। पानी निकल रहा होता तो अलग बात। बोलो। एक सेकेंड, एग्जाम्पल 10 कर लेते, जिनका नहीं हुआ। एग्जाम्पल 10 कर ले। The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b। अब जैसे b का वैल्यू नहीं दिया, जैसे रेडियस और हाइट होता है,
पर यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड यानी कांस्टेंट बोल दिया है। तो बेस जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, उसको नंबर जैसा ट्रीटमेंट देना, कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट देना। और बी लेटर क्वेश्चन दिया है, तो अगर मेरे आंसर में बी आता है तो भी मेरे चले। आंसर में कौन सा लेटर्स आना अलाउड नहीं है, जो मैं अज्यूम करूंगी। ठीक है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर फॉर्मूला याद हो, तो हमने इक्वल साइड को लिया था, ये तो बी गिवन है। इक्वल साइड को हमने ए लिया था, फॉर्मूला वैसे ही याद है हम लोगों को। लेट द इक्वल साइड बी ए, लेट द इक्वल साइड बी ए सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द टू इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी, डिक्रीजिंग बोला है क्या, सो -3 होगा। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन का तो अभी कोई काम ही नहीं है, तो हमें एरिया का रेट निकालना है यूजिंग दिस। हाँ या ना। लेट एस बी द एरिया, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला चाहिएगा, b/4 √/4a² माइनस b²। क्योंकि b कांस्टेंट है, तो हम लोग b को नंबर वाला ट्रीटमेंट देगा, वेरिएबल खाली एक है a। हाँ। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, b/4 रूट एक्स का 1/2 √x। कौन है x के जगह, ये, इसका डिफरेंशिएशन होगा 8a dA/dt। क्लियर। 8 2 और 4 कट गया, dA/dt -3 है, तो -3ba/√। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में बोला है व्हेन द टू इक्वल साइड्स यानी a इज इक्वल टू द बेस, यानी व्हेन a इज इक्वल टू b। हाँ या ना। या व्हेन द ट्राइंगल बिकम्स इक्विलेटरल, तो a इक्वल टू b है। अब मेरा सवाल ये है, a के जगह b लिखोगे या b के जगह a लिखोगे। ए के जगह बी, क्योंकि क्वेश्चन बी गिवन था तो आंसर में बी अलाउड है। पर मैं आंसर में ए नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मेरा लिया हुआ है। सो हर ए के जगह बी। नहीं, सॉरी, माय फॉल्ट। एक बी कट गया, एक √3 कट जाएगा। आप 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक √3 नीचे से कट जाएगा। यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 21। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2। अ balloon which always remains spherical, तो स्फेयर का बात हो रहा है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर। तो हमें डायमीटर दिया हुआ है 3/2x+3। हमें रेडियस चाहिए, 3/4 हो जाएगा। बात किसका हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 πr³। पहले आर का वैल्यू डालना पड़ेगा, एक्स में लाना पड़ेगा। 4/3 π 3³ बाई 4³ 2x+3 होल क्यूब। 9/16 π 2x+3 होल क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dv/dt 9/16 π (2x+3 होल स्क्वायर), चेन रूल से 2 और आएगा, 27 π/8 (2x+3 होल स्क्वायर). यूनिट तो वो है नहीं, तो यूनिट क्यूब
पर यूनिट। हुआ। एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13। 13। From a cylindrical drum containing petrol and kept vertical, the petrol is leaking at the rate of 10 centimeter cube per second. पेट्रोल यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम का बात हो रहा है, और लीक हो रहा है मतलब कम हो रहा है। सो वॉल्यूम इज dv बाई डी टी इज -10। हाँ या ना। अब सिलेंडर का अगर बात हो रहा है, सिलेंडर में रेडियस और हाइट वॉल्यूम में दोनों होता है, पर दोनों लेके तो सम होगा नहीं। मांगा क्या है, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द पेट्रोल, लेवल ऑफ द पेट्रोल को ही हम लोग एच बोल रखा है। लेट एच बी द लेवल ऑफ द पेट्रोल एट एनी इंस्टेंट एंड आर बी द रेडियस। तो सिलेंडर में पेट्रोल कम हो या ज्यादा हो, क्या चीज नहीं बदलेगा? रेडियस। तो रेडियस तो कांस्टेंट है। तो इवन दो क्वेश्चन में रेडियस आपका 25 सेंटीमीटर और हाइट 1 मीटर दोनों दिया हुआ है, मैं हाइट 1 मीटर का यूज ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो बदल जाएगा जैसे पेट्रोल लीक होगा, हाइट तो कम हो जाएगा। तो हाइट तो कांस्टेंट है ही नहीं, उसका मेरा कोई काम ही नहीं है। हाँ या ना। पर इवन तो पेट्रोल कम हो जाए, अगर सिलिंड्रिकल ड्रम है, पहले सपोज ऊपर तक पेट्रोल था, तब हाइट 1 मीटर था, रेडियस 25 सेंटीमीटर। फिर पेट्रोल इधर आ गया, रेडियस अभी भी 25 है, हाइट कम हो गया। सो ये लेवल ऑफ पेट्रोल को हम एच बोल रहे हैं, विच इज रिड्यूसिंग, राइट। सो यहाँ पे जब वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच, मैं आर डाल दूंगी, पहले डाल दो आर की जगह 25। क्यों डाला? रेडियस तो कांस्टेंट है, कभी बदलेगा ही नहीं, कुछ भी करो। हाँ या ना। अब हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल बना दिया, हाँ विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डीवी बाई डी टी 625 पाई डी एच बाई डी टी, डीवी बाई डी टी -10। अब अगर यहाँ पे वो लोग वेन बोला भी है, देखो वेन द पेट्रोल लेवल इज 80 सेंटीमीटर, मेरे कोई काम ही नहीं आएगा, मेरे पास जगह ही नहीं है डालने का। एच बचा ही नहीं। एच बचता तो मैं डालती, नहीं बचा तो वो यूजलेस है मेरे लिए। हाँ या ना, काटा कुटी करते हैं ना। सो लेवल ऑफ द पेट्रोल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। So level of petrol is decreasing at the rate of 2 by 125 pi per second. डिक्रीजिंग बोला इसलिए 2 लिखा है, चेंजिंग बोलते हैं तो -2 लिखते हैं। समझ आया? वर्ड प्रॉब्लम में आंसर भी वर्ड्स में देना, खाली इतना सा लिख के नहीं छोड़ना। क्लियर है? और कोई सब में डाउट है? 14। आप हो जाना चाहिए, आज 16 किया था ना। पढ़ो। आपको कर्व दिया हुआ एग्जाम्पल 14 में, 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2। Find the points on the curve at which the y coordinate is changing, यानी dy by dt is 8 times x coordinate, ये होगा। सो dy by dx 8 हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट करा विथ रेस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे dy by dx में 8 डाला, एक्स स्क्वायर 16, x4 और -4 दोनों आएगा, y निकालना होगा। जब x4 है, y विल बी 11। जब x -4 है, y will be -62/6, यानी -31/3। So required points 4, 11, -4 -31/3, 2 आएगा। ठीक है। और कोई सम? रेट ऑफ चेंज इतना ही।